नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड के जन्म से और पहुंचेंगे हमारे अपने सौरमंडल तक, हमारे ग्रहों तक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े और दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, तो हमारा ये सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। हम सबसे पहले बड़ी तस्वीर को समझेंगे, मतलब बिग बैंग से लेकर हम तक की कहानी। फिर हम अपने सूरज के बारे में जानेंगे और उसके बाद हमारे सौरमंडल के बाकी सदस्यों से मिलेंगे, चट्टानें, बर्फीले पिंड और हाँ, हमारे ग्रह। तो चलिए, कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो शुरू कहाँ से हुई। और हमारे मामले में ये तो हर चीज की शुरुआत है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसने हजारों सालों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। आखिर ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ? देखिए, शुरुआत में ना दो बड़े आइडिया थे। एक था स्टेडी स्टेट थियरी, जो कहती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, बस फैल रहा है। लेकिन फिर एडविन हबल जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ कमाल के सबूत दिए। उन्होंने दिखाया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, जिसका मतलब था कि ब्रह्मांड वाकई में फैल रहा है। और अगर वो फैल रहा है तो कभी न कभी तो वो एक बहुत ही छोटे गर्म बिंदु में सिमटा होगा। और बस यही से बिग बैंग थियरी को असली पहचान मिली, जो आज सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थियरी है। जरा इन नंबरों के बारे में सोचिए। करीब 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। उसके अरबों साल बाद, मतलब कोई 4.6 अरब साल पहले, हमारा सौरमंडल गैस और धूल के एक घूमते हुए बादल, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं, उससे बनना शुरू हुआ। और फिर हमारी पृथ्वी बनी। ये समय का पैमाना सच में दिमाग घुमा देता है। तो इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हम हैं कहाँ? चलिए अपना कॉस्मिक एड्रेस पता करते हैं। हम पृथ्वी पर हैं, जो कि सौरमंडल का हिस्सा है। हमारा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे की एक छोटी सी भुजा में है, जिसका नाम है ओरियन आर्म। और हमारी मिल्की वे, वो भी इस ब्रह्मांड की अरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। सच में ये स्केल हमें बहुत छोटा महसूस कराता है। अच्छा, तो अब जब हमने ब्रह्मांड में अपनी जगह समझ ली है, तो चलिए जूम इन करते हैं और अपने सौरमंडल के दिल की तरफ चलते हैं। वो चीज जो हम सबको जिंदा रखती है, हमारा अपना सूर्य। तो सूरज को आखिर क्या चीज एक तारा बनाती है? इसका जवाब है न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज के कोर में, मतलब उसके केंद्र में, दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा है कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बन जाते हैं। और इस प्रोसेस में जो जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वही रोशनी और गर्मी बनकर पूरे सौरमंडल में फैलती है। ये एक तरह से प्रकृति की एक विशाल परमाणु भट्टी है। और हाँ, जैसे हम सबका जीवन होता है, वैसे ही हमारे सूरज का भी एक लाइफ साइकिल है। अभी वो अपनी करीब 10 अरब साल की जिंदगी के लगभग आधे रास्ते पर है। आगे चलकर जब उसका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगेगा, तो वो फूलकर एक रेड जायंट बन जाएगा और आखिर में अपनी बाहरी परतें छोड़कर एक छोटे से व्हाइट ड्वार्फ के रूप में शांत हो जाएगा। वैसे सूरज जितना शांत दिखता है, उतना है नहीं। इसकी सतह पर बहुत हलचल होती रहती है। वहाँ सनस्पॉट होते हैं, जो आसपास के इलाकों से थोड़े ठंडे होते हैं। और कभी-कभी तो ऊर्जा के बड़े-बड़े धमाके होते हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। या फिर सूरज अपने पदार्थ को अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि पृथ्वी पर हमारे सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। लेकिन सूरज की इस एक्टिविटी का एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा भी है। जब सूरज से आने वाले कण यानी सोलर विंड हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर वायुमंडल में घुसते हैं, तो वे हवा की गैसों से मिलकर आसमान में एक शानदार रोशनी पैदा करते हैं। इसी को हम ऑरोरा या नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स कहते हैं। चलिए अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जो ना तो तारे हैं और ना ही ग्रह, लेकिन फिर भी हमारे इस ब्रह्मांडीय मोहल्ले का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। हम सब ने रात में आसमान में अचानक एक चमकीली लकीर देखी है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। और हो सकता है उसे देखकर कोई विश भी मांगी हो। पर मजे की बात यह है कि जिसे हम टूटता हुआ तारा समझ रहे होते हैं, वो असल में कोई तारा होता ही नहीं है। असल में वो चट्टान या धूल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसे मीटियोरॉइड कहते हैं। जब ये बहुत तेज रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है, तो हवा से रगड़ खाकर जलने लगता है। और वही जलती हुई लकीर हमें टूटते तारे या उल्का यानी मीटियोर की तरह दिखाई देती है। इनके अलावा हमारे सौर मंडल में बड़े बड़े पत्थर भी घूम रहे हैं, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
ज्यादातर ये मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं। फिर आते हैं धूमकेतु, जो बर्फ और धूल के गोले होते हैं और सूरज के पास आने पर इनकी एक शानदार पूंछ बन जाती है। और हाँ, नक्षत्र जैसे कि सप्तऋषि, वो तो बस आसमान में तारों के पहचाने जाने वाले पैटर्न हैं। अब आते हैं हमारे सौर मंडल के मेन एक्टर्स पर, यानी ग्रहों पर। और मजे की बात यह है कि हम इन्हें मोटे तौर पर 2 अलग-अलग परिवारों में बांट सकते हैं। तो देखिए, एक परिवार है स्थलीय ग्रहों का। ये सूरज के करीब वाले ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये छोटे हैं, चट्टानी हैं और इनके ज्यादा चांद नहीं हैं। वहीं दूसरा परिवार है जोवियन ग्रहों का, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये बहुत बड़े गैस और बर्फ के गोले हैं, इनके ढेर सारे चांद हैं और इनके चारों ओर रिंग्स भी हैं। और इन दोनों परिवारों के बीच में एक तरह की बाउंड्री है। ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है और ये अंदर की चट्टानी दुनिया को बाहर के गैस दिग्गजों से अलग करती है। तो चलिए अपनी सैर शुरू करते हैं और सबसे पहले सूरज के सबसे करीबी इन छोटे और चट्टानी ग्रहों से मिलते हैं। सबसे पहले है बुध, सबसे छोटा और सबसे तेज। फिर आता है शुक्र, जो अपने घने बादलों की वजह से हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। उसके बाद है हमारा अपना घर पृथ्वी, जहां जीवन है। और फिर है मंगल, अपनी लाल मिट्टी के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, अब जरा इस नंबर को देखिए, 243। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? ये पृथ्वी के दिनों की वो संख्या है जो शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर सिर्फ एक बार घूमने में लगती है। जी हां, 243 दिन। ये इतना धीरे घूमता है कि इसका एक दिन इसके 1 साल से भी लंबा होता है ना कमाल की बात? चलिए अब एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करते हैं और सौर मंडल के बाहरी इलाके की ओर बढ़ते हैं, जहां गैस के बड़े बड़े दैत्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक और जबरदस्त नंबर आपके सामने है, 1300। ये नंबर हमारे सौर मंडल के राजा से जुड़ा है। जी हां, बृहस्पति इतना बड़ा है कि उसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। और उसका जो मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट है, वो असल में एक सदियों पुराना तूफान है जो हमारी पूरी पृथ्वी से भी बड़ा है। बृहस्पति के बाद आता है शनि, जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए मशहूर है। पर इसकी एक और बहुत मजेदार बात है, ये सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इतना हल्का कि अगर हम एक बहुत बड़ा बाथटब बना सकें तो ये पानी में तैरने लगेगा। और आखिर में आते हैं हमारे बर्फीले दैत्य यूरेनस और नेपच्यून। ये बहुत ठंडे और हमसे बहुत दूर हैं। यूरेनस तो और भी अजीब है, वो अपनी साइड पर लगभग 98 डिग्रीज झुका हुआ है, तो ऐसा लगता है कि वो सूरज का चक्कर लगाते हुए घूम नहीं रहा बल्कि लुढ़क रहा है। तो बिग बैंग की विशालता से लेकर नेपच्यून के बर्फीले कोनों तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। ये सब जानने के बाद जब कोई रात में आसमान को देखता है तो ये उसे क्या सोचने पर मजबूर करता है? इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचते रहना ही अपने आप में एक अद्भुत एहसास है।